ठीक है, तो गुड इवनिंग एवरीवन। आवाज सबको क्लियर है ना? हेलो। यस सर। ठीक है, यस सर। स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने वेक्टर्स के बारे में बहुत सारी चीजें देखी थी, बहुत सारे कॉन्सेप्ट पढ़े थे, क्या वेक्टर होता है, उसके टाइप्स ऑफ वेक्टर और कैसे दो वेक्टर को हमको ऐड करना है, ये सारी बेसिक चीजें हमने दी। आपको लास्ट लेक्चर समझ में आया था सबको? यस सर। यस सर। कुछ मैंने उस पर एक डीपीपी 1 भी दी थी आपको प्रैक्टिस करने के लिए। आई होप आपने वो ट्राई कर ली होगी। ठीक है, यस इसमें भी अगर आपको डाउट्स हो तो वो भी हम क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले थोड़ा सा हम आगे आज पढ़ लेते हैं ताकि आपके पास और क्वेश्चन बन जाएंगे अगले लेक्चर तक। क्लियर है सबको? यस सर। चलो फटाफट कवर करते हैं आज का लेक्चर। तो उसमें सबसे पहला जो टॉपिक है वो मेरा है सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, जो कि ऑलरेडी आपने क्लास 10th में पढ़ रखा था, जैसे वैसे सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है। अब वेक्टर के फॉर्मेट में कैसे सेक्शन फॉर्मूला को देखना है, और इस पे क्वेश्चन काफी अच्छे ज्योमेट्रिकल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले इसका फॉर्मूला समझ लेते, फॉर्मूला होता क्या कि इसमें आपको क्या होगा। सपोज यहाँ पे मेरे को बोला गया है कि एक वेक्टर है पॉइंट ए जिसका पोजिशन वेक्टर है ए वेक्टर, दूसरा पॉइंट है बी जिसका पोजिशन वेक्टर है बी वेक्टर। क्लियर है यहाँ तक? इसका पोजीशन वेक्टर है, मतलब इसको अगर अपन ओरिजिन से ज्वाइन कर देंगे तो ये वेक्टर मेरा डिनोट करेगा ए वेक्टर पॉइंट ए को, इसको ओरिजिन से ज्वाइन कर दूंगा तो ये पॉइंट बी को डिनोट करेगा बी वेक्टर। ठीक है, अब गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन। अब एक ऐसा वेक्टर मुझे फाइंड आउट करना है जो ए और बी की लाइन पे लाई करे और ए और बी पॉइंट को किसी स्पेसिफिक रेशियो में डिवाइड करे। तो मान लो यहाँ पे इसी पे कोई पॉइंट है पी जो इस ए बी को, पॉइंट ए और पॉइंट बी को एम इस टू एन के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। इसमें डिवाइड कर रहा है एम इस टू एन के रेशियो में। तो इस पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर क्या होगा वो मुझे फाइंड आउट करना है। इस पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर क्या होगा ये मुझे फाइंड आउट करना है। कहने का मतलब ये है कि आपको ए वेक्टर दिया है, बी वेक्टर दिया है, तो ए बी जो वेक्टर है, ए बी की लाइन पे एक पॉइंट पी है जिसको एम इस टू एन के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो इस पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर क्या होगा ये मुझे निकालना है। क्या बात समझ में आती है? यस सर। अब डिवीजन भी दो तरह के होते हैं, एक होता है इंटरनल डिवीजन और एक होता है एक्सटर्नल डिवीजन, है ना? यस सर। आपने देखा होगा। तो यहाँ पे भी मैं इसको एक लाइन में इसको पूरे को डायग्राम को अगर मैं बना दूं, पॉइंट ए विद पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर, पॉइंट बी विद पोजीशन वेक्टर बी वेक्टर, और जो पॉइंट पी है कहीं ना कहीं इसी लाइन पे लाई करा जिसका पोजीशन वेक्टर मैंने आर मान लिया जो कि मुझे निकालना है, और रेशियो है एम इस टू एन। तो अगर आपको वहां का फॉर्मूला याद हो क्लास 10th वाला, तो आप मुझे बता सकते हो आर वेक्टर का फॉर्मूला यहाँ पे क्या बनना चाहिए? बताओ। एम इंटू बी वेक्टर हाँ प्लस वेरी गुड, एम इंटू बी वेक्टर प्लस एन इंटू ए वेक्टर अपॉन एम प्लस एन अपॉन एन प्लस एन। बहुत बढ़िया, ये सबको याद है? यस यस सर। एम इस टू एन मतलब जैसे ये पॉइंट पी का ए से डिस्टेंस और पॉइंट बी का ए से डिस्टेंस, मतलब बेसिकली ये जो रेशियो ए पी अपॉन पी बी, ए पी का ए से डिस्टेंस, पी का बी से डिस्टेंस, इनका रेशियो, इनका डिस्टेंस का रेशियो आपका एम इस टू एन। इनका डिस्टेंस का रेशियो आपको कितना? एम इस टू एन। क्या बात समझ में आती है ना? ये यस आपका सर। इंटरनल डिवीजन। अब एक्सटर्नल डिवीजन के केस में क्या होता था, देखो ध्यान से, अगर ए पॉइंट ए प्लस की जगह माइनस साइन आएगा बस। हाँ, प्लस की जगह माइनस आता था, और जो पॉइंट होता था वो एक्सटर्नल होता था। वो कहाँ पे होता था? इन दोनों के बाहर होता था, है ना? तो यहाँ पे भी रेशियो अगर एम इस टू एन, तो यहाँ पे भी सेम, ए पी का ए से डिस्टेंस और पी का बी से डिस्टेंस, इनका रेशियो आपको दिया होगा एम इस टू एन, मतलब एम बाई एन। और यहाँ पे अगेन पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर है, पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर मान लो बी वेक्टर है, और रेशियो ये ए से और बी से रेशियो एम इस टू एन है, और ये इसका पोजीशन वेक्टर अगर आर है, तो यहाँ पे आर का आपका एक्सटर्नल फॉर्मूला सेम बनेगा, बस जहाँ पे प्लस है उसकी जगह क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला, ऑफ कोर्स फॉर्मूला आपको हमेशा याद रहेगा, लेकिन मैं चाहता हूं आप इसका डेरिवेशन खुद से एक बार घर पे ट्राई करें। ठीक है, ये फॉर्मूला वेक्टर के टर्म्स में कैसे आया, करोगे ट्राई? यस सर। ठीक है, इसका Yes, sir. डेरिवेशन एक बार डिराइव करना है, वेक्टर आर कैसे आया हो, आपको सब कुछ सिखा रखा है मैंने। आप एक बार खुद से ट्राई करोगे तो आपसे बन जाएगा, एक बार कोशिश करना। और नहीं आता है तो आपके एनसीईआरटी में दिया होगा जरूर, तो वहां पे एक बार देखना। क्लियर है? बोलो। Yes, sir. ठीक है, तो ये आपका इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला, एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूला, फॉर्मूला ध्यान रख लेना। अब इस पे कुछ क्वेश्चन है वो हम ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे पूरी थ्योरी भी मैंने गिवन है, आप घर पे जाके एक बार देख लेना। ठीक है, अब देखो ध्यान से, यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ो इसको और बताओ आंसर, सी का पोजीशन वेक्टर क्या आएगा। एवरीवन सॉल्व द क्वेश्चन।
अच्छा मुझे बताओ पॉइंट सी ए और बी के बीच में के एक्सटर्नल डिवीजन है कि इंटरनल डिवीजन है? इंटरनल। internal, इंटरनल। इंटरनल है। मतलब अगर ये ए है और कहीं पे बी बना दूं मान लो, तो सी कहाँ पे होगा? इन दोनों के बीच में कि इसके बाहर? बीच में, बीच में आएगा। बीच में होगा। अच्छा चलो मान लो यहाँ सी बना दिया, तो आपको बोला गया क्वेश्चन में एसी की लेंथ जो है वो ए बी की 3 गुना है, तो क्या दिख रही है आपको 3 गुना? no sir, नो नो सर। सर। कहाँ से बीच में आएगा? समझ पा रहे हो? एसी ए बी का 3 गुना, तो क्या इन दोनों के बीच में आ सकता है ये? नो सर। बिल्कुल भी नहीं। तो फिर आपने कैसे, आपने फिर गलत प्रिडिक्ट किया ना, आया ना? यस आप सर। बी कहीं पे मान लो यहाँ पे बी आएगा, तो जो एसी है वो इस ए बी का 3 गुना, तो सी यहाँ पे कहीं आएगा, हाँ है ना? यस सर। यस सर। पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर आपको ए वेक्टर दिया है, पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर बी वेक्टर दिया है, इसका सी का पोजीशन वेक्टर आपको निकालना है। ठीक है, अब करो ट्राई। तो एक्सटर्नल डिवीजन है, तो रेशियो क्या है यहाँ पे m/n, ये बताओ मुझे एक्सटर्नल डिवीजन का। 3:1। 1:2। हाँ सोच के बताओ सब लोग, इसलिए मैं आपको करवा रहा हूँ। सब लोग बताओ, एक्सटर्नल डिवीजन तो हो गया। यहाँ पे m/n का रेशियो क्या है? पॉइंट सी आपका एक्सटर्नल पॉइंट है जो ए बी को m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो m/n क्या है बताओ? फॉर्मूला में यहाँ पे लिख रहा हूँ, 1:2 आ रहा है क्या 3:2 क्या आ रहा है, जो भी बताओ एक। अच्छा मुझे बताओ यहाँ पे ए बी ए सी के टर्म्स में m/n किसका रेशियो होगा? AB अपॉन BC का। m/n सोच के बोलो, ए बी अपॉन बी सी होगा क्या? नहीं सर, AB अपॉन BC। देखो हमेशा आपको यही सिखाया था यहाँ पे, इसलिए मैंने जानबूझ के लिखा था। देखो देखो ध्यान से, ये लिखने का भी यही रीजन था। पॉइंट पी से आप हमेशा डिस्टेंस लेते हो, डिस्टेंस कहां से लोगे? पी से, तो पी ए अपॉन पी बी, यहाँ पे भी पॉइंट पी से लेंगे, पी ए अपॉन पी बी। क्लियर है? रेशियो हमेशा जिस पॉइंट का अपन को निकालना वो रेशियो रहता है, पी का ए के साथ डिस्टेंस, पी का बी के साथ डिस्टेंस। क्लियर है? यहाँ पे भी बताओ क्या होगा, यहाँ पे सी है तो सी का ए के साथ डिस्टेंस और सी का बी के साथ डिस्टेंस, हाँ है ना? yes, यस। अब जैसे यहाँ पे आपको क्या बोला गया, सी इक्वल टू थ्राइस ए बी, तो मान लो ए बी को आपने एक्स बोल दिया, ए बी को क्या बोल दिया? एक्स, तो ए सी कितना हो जाएगा? 3x। 3x, तो ये 3x, तो ये कितना हो जाएगा? 2x 2x। तो अब AC कितना है आपका? 3x, और CB कितना है? 2x। 2x, तो रेशियो कितना आएगा? 3:2। हाँ, सब पता आएगा। तो गलतियां पता चल रही है, सब बेसिक क्वेश्चन है लेकिन गलतियां करवा रहे हैं, है ना? यस सर। ठीक है, तो रेशियो आपको कितना है? 3:2, तो m/n का रेशियो कितना है? 3:2। m की जगह 3 आ जाएगा, n की जगह 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे आपका फॉर्मूला फिर बन जाएगा फाइनली, सी वेक्टर जो आपका आएगा क्या आएगा? देखो ध्यान से, 3 इंटू बी वेक्टर माइनस 2 इंटू ए वेक्टर अपॉन 3 माइनस 2, है ना? यस सर। आपका आंसर है 3 माइनस 2 है। इसमें किसी को डाउट हो, फॉर्मूले में कोई डाउट हो तो अभी क्लियर कर लो, एनीवन? नो सर। नो सर। सबको समझ में आ रहा है ना? यस सर। ठीक है, तो ध्यान रखना, अगली बार ऐसी गलती मत करना। हमेशा जो एक्सटर्नल हो या इंटरनल हो, हमेशा डिस्टेंस उस पॉइंट से मेजर करते हैं। तो m/n बोल रहा हूं, तो c का a के साथ डिस्टेंस, c का b के साथ डिस्टेंस, ये रेशियो आपका m/n हो जाएगा, और फॉर्मूला भी आपको याद ही है। चलो नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इसमें आप हेडिंग, इसको क्वेश्चन में हेडिंग भी डाल देना आप, बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर। पढ़ो क्वेश्चन को ध्यान से पहले। देखो ध्यान से क्वेश्चन क्या दिया है, OA एंड OB वेक्टर आपको दिया हुआ है, वो पूछा है कि OC इज द इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ दिस सच दैट, उसका मैग्नीट्यूड पता है आपको, पूछा है उस OC वेक्टर के बारे में। देखो ध्यान से, मान लो ये पॉइंट है O, ये OA वेक्टर ये रहा, ठीक है? कोई OB वेक्टर होगा तो ये OB वेक्टर बना दिया। तो बेसिकली OA और OB का एंगल बाइसेक्टर निकालना। एंगल बाइसेक्टर मतलब जो इन दोनों को इंटरनली प्रॉपर्ली बाइसेक्ट करके जाए, इनको क्या करे? बाइसेक्ट करे। तो इनका एंगल बाइसेक्टर जो OC होगा, जिसका मैग्नीट्यूड 5 यूनिट हो, उस वेक्टर की आपको इक्वेशन, मतलब उस वेक्टर की वैल्यू फाइंड आउट करनी। वो वेक्टर क्या होगा? OA वेक्टर दिया है, OB वेक्टर दिया है, OC दैट इज द इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5, ये हमें निकालना है। तो एनीवन क्या लॉजिक लगा इसमें बताओ, क्या तरीका अपना? सर इसकी डायरेक्शन निकालनी पड़ेगी पहले तो।
हाँ मैग्नीट्यूड तो पता ही, ऑफ कोर्स इसकी डायरेक्शन निकालनी, लेकिन इसकी डायरेक्शन में कैसे निकाल, सोचो क्या दिमाग लगा, क्या कॉन्सेप्ट लगा। अच्छा मुझे ये बताओ, पहले तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट बताओ कि मान लो आपको मैंने रिजल्टेंट वेक्टर सिखाया था जब, तो ये मान लो आपका ए वेक्टर है, ध्यान से सुनना, और एक और बी वेक्टर मान लो कोई भी रैंडम बना रहा हूं अलग लेंथ का, ठीक है, ये लेंथ अलग है, ये लेंथ अलग है। मुझे ये बताओ इनका जो बाइसेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर होगा, सॉरी रिजल्टेंट वेक्टर, बाइसेक्टर नहीं, रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, क्या वो एंगल बाइसेक्टर से निकलना जरूरी है क्या, कि कहीं भी हो सकता है? समझ पा रहे हो क्वेश्चन का मतलब? मैं पूछ रहा हूं ये जो इनका रिजल्टेंट वेक्टर होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है, अब ये जो एंगल और ये जो एंगल है, क्या ये दोनों एंगल सेम होना चाहिए, अलग भी हो सकते हैं? अलग भी हो सकता है। अलग भी हो सकते हैं। अलग भी हो सकते हैं ना, समझ आ रहा है ना, ऐसा कोई जरूरी थोड़ी सेम हो, यस सर। ना? यस सर। अलग भी हो सकते हैं। अच्छा अगर मुझे बताइए सेम कब, किस कंडीशन में होंगे सेम, ये जब किस मैग्नीट्यूड कंडीशन? ऑफ ए और बी सेम होगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगर मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी, मतलब अगर ये दोनों मैग्नीट्यूड एक जैसे हो गए, बेसिकली दोनों वेक्टर अगर एक जैसे हो गए, तो उस केस में आपका जो बनेगा वो क्या बनेगा, एक रोम्बस बनेगा, है ना? अगर ये इन दोनों के मैग्नीट्यूड सेम हो गए, तब जो आपका जो इनका रिजल्टेंट बनेगा, उस केस में आपका ये दोनों एंगल क्या होंगे, बराबर होंगे। मतलब ये वाला जो रिजल्टेंट होगा वो ए और बी से बराबर दूरी पे होगा, ए और बी से क्या होगा, बराबर दूरी पे। अभी क्या होगा, अभी मान लो अगर बी की वैल्यू ज्यादा तो बी से ज्यादा पास होगा, ए से थोड़ा दूर होगा, इस तरह से कुछ होगा। लेकिन अगर मान लो ए और बी का मैग्नीट्यूड सेम हुआ, तो जो इनका रिजल्टेंट होगा वो आपका दोनों एंगल को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। क्या ये बात समझ में आती है आपको? यस सर। एनीवन किसी को डाउट तो नहीं इसमें? देखो यहाँ पे अगर ए ये रहा, बी ये रहा, तो अगर बी दोनों अलग अलग, रिजल्टेंट और ए और बी के बीच में एंगल कुछ भी हो सकता है। एंगल सेम तब होगा जब वेक्टर ए और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड क्या हो, सेम। अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड सेम है, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वही आपका क्या होगा, एंगल बाइसेक्टर होगा। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है क्या? बोलो। यस सर। अब इसी कॉन्सेप्ट का यूज मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। इसी देखो, इसको करने के बुक में एक अलग तरीके दे रखे हैं, आप अलग अलग बुक या अलग अलग ऑथर का देखोगे तो अलग अलग तरीके। आपको एक बहुत अच्छा जो ये तरीका समझा रहा हूँ, ध्यान से समझना। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आता है, इसको मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ। अब यहाँ पे मेरे पास दो वेक्टर गिवन है, ओ ए और ओ बी। ऑफकोर्स दोनों का मैग्नीट्यूड अलग अलग है कि सेम? अच्छा ये इस केस में सेम है, यहाँ पे तो केयर सेम है ना? यस सर। लेकिन अगर मान लो क्वेश्चन में अलग भी आता है, फॉर एग्जांपल चलो इसको अपन अलग मान के करते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन तो अभी तो इजी हो जाएगा, क्योंकि अगर मैग्नीट्यूड सेम है, अच्छा मैग्नीट्यूड सेम है अगर, तो उस केस में तो फिर इनका जो रिजल्टेंट होगा वही एंगल बाइसेक्टर होगा, यस सर। यस सर। है ना? देखो यहाँ यस पे सर। आपको क्वेश्चन आपको आसान बना दिया इन लोगों ने। यहाँ पे मैग्नीट्यूड सेम दे दिया है, ओए का देखो मैग्नीट्यूड कितना है, 5 बोलो। है। 5 है, और ओबी का भी मैग्नीट्यूड 5 है, यस सर। 5 है। है ना? तो अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो जो एंगल बाइसेक्टर होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर की डायरेक्शन में, यस सर। है ना? अब देखो मैग्नीट्यूड तो मुझे पता था, मुझे क्या निकालना था, डायरेक्शन। तो मैं इस एंगल बाइसेक्टर की डायरेक्शन पता कर सकता हूँ, कैसे पता करूंगा डायरेक्शन, बोलो। इसका यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे ए प्लस बी का, है ना? यस सर। हम क्या निकाल लेंगे, ए प्लस बी का यूनिट वेक्टर। क्लियर है? तो मान लो ये इसको सी वेक्टर नाम दे देते हैं, तो ये जो सी वेक्टर, फिर इसको एक डी वेक्टर नाम, सी अभी नहीं देते, डी वेक्टर नाम देते हैं। तो डी वेक्टर क्या आ जाएगा मेरा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, है ना? एंगल बाइसेक्टर क्या लॉन्ग होगा, क्योंकि दोनों एंगल इक्वल है, क्योंकि दोनों साइड्स इक्वल है। आ रही बात समझ में? यस सर। अब डी वेक्टर मेरा क्या हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करोगे तो बोलो, 3i प्लस 4j माइनस प्लस k। वेरी गुड, 3i प्लस 4j प्लस k। तो ये मेरा डी वेक्टर आ जाएगा। लेकिन मुझे डायरेक्शन चाहिए, तो इसका यूनिट वेक्टर निकालना है। तो यूनिट वेक्टर निकालने के लिए गिवन वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। यस सर। तो इसका यूनिट वेक्टर बता दो कितना आएगा, 3i प्लस 4j प्लस k में इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 5 है। अपॉन में रूट 26 आएगा। हाँ 26 आएगा ना? यस सर। ठीक है, तो ये डी वेक्टर आ गया। अब क्या ओसी वेक्टर आप बता सकते हो? यस सर, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 अपॉन अंडर रूट 26 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस k कैप, है ना? यस सर। तो बेसिकली देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट तो पहला तो इंपॉर्टेंट ये था कि अगर दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, तो अगर दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, तो जो आपका रिजल्टेंट होगा उसी में आपका एंगल बाइसेक्टर होगा। रिजल्टेंट की डायरेक्शन में ही एंगल बाइसेक्टर होगा। कब? जब दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम। बोलो, इज इट क्लियर?
Yes, sir. ठीक है। हाँ, अब क्वेश्चन अच्छा कब बनेगा, जब दोनों वेक्टर अलग अलग मैग्नीट्यूड के हो, तब क्या करेंगे? Yes, sir. तब क्या करेंगे आपके हिसाब से? अब आप लॉजिक लगा के बताओ। अगर दोनों वेक्टर अलग अलग मैग्नीट्यूड के हुए तब हम क्या करें? जैसे मान लो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, इसी में एक और एग्जांपल में ले लेता हूँ। दो वेक्टर अज्यूम कर लेते हैं कुछ भी। एक OA वेक्टर ले लिया, मान लो मैंने i कैप प्लस 2 कुछ भी ले लो 3j कैप, और OB वेक्टर मैंने ले लिया 2i कैप माइनस j कैप। अब मुझे मान लो इनका रिजल्टेंट मतलब इनका एंगल बाइसेक्टर के अलोंग वेक्टर निकालना है। OC इज द एंगल बाइसेक्टर, और उसका भी कुछ ना कुछ अपन मैग्नीट्यूड अपने हिसाब से ले लेते हैं, जिसका मैग्नीट्यूड मान लो आपको दिया हुआ है 4 यूनिट्स। अब बताओ क्या कॉन्सेप्ट अपना है? अब यहाँ पे मैग्नीट्यूड तो अलग अलग है, क्लियरली दिख पा रहे हो आप? Yes. Yes, sir. OA वेक्टर की लेंथ थोड़ी मेरी ज्यादा है और OB वेक्टर की लेंथ मेरी थोड़ी कम है, तो इस केस में मैं क्या कॉन्सेप्ट अपनाऊं? इनका मुझे एंगल बाइसेक्टर निकालना है। बताओ। अब इस बार रिजल्टेंट होगा क्या? No, sir. नहीं होगा। तो अब क्या करें? थोड़ा सा सोचो, शायद लॉजिक बैठ जाए। पिछले क्वेश्चन जैसे करना है। ना, क्या निकालने? एंगल निकाल सकते हैं। नहीं, एंगल निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, एंगल निकाल सकते हो, लेकिन उससे बहुत लेंदी जाएगा। पिछला ही कॉन्सेप्ट को वापस यूज कर सकते हो, एक ट्रिक अपना लो। तो इसमें क्या करें? सर रेशो निकाल। नहीं, अगर मान लो मुझे लेंथ सेम चाहिए, मुझे क्या चाहिए बेसिकली, OA और OB के अलोंग सेम लेंथ चाहिए, तो क्यों ना मैं इनके अलोंग यूनिट वेक्टर निकाल लूं। डायरेक्शन तो देखो यही है। Yes, sir. Yes, अगर sir. OA कैप और OB कैप निकाल लिया मैंने, तो डायरेक्शन बदलेगी क्या? बोलो। No, sir. डायरेक्शन तो वही रहनी No, है, sir. बस दोनों की लेंथ क्या हो जाएगी? सेम। हाँ है ना? बोलो। Yes, sir. तो Yes, sir. इसके अलोंग जो बाइसेक्टर निकलेगा और इसके अलोंग जो बाइसेक्टर निकलेगा, वो दोनों सेम ही तो होगा, है ना? Yes, Yes, sir. समझ में आ रहा है? क्योंकि देखो देखो मैंने क्या करा, मेरे पास जो गिवन वेक्टर था, उन गिवन वेक्टर का मैं क्या कर रहा हूँ, यूनिट वेक्टर निकाल लेता हूँ। समझ में आ रहा है? यूनिट वेक्टर निकालने से डायरेक्शन थोड़ी चेंज होगी। बोलो। No, sir. यूनिट वेक्टर निकालने से डायरेक्शन थोड़ी चेंज होगी, बस मेरा लेंथ थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो ये मेरा इधर का यूनिट वेक्टर हो गया और ये मेरा इधर का यूनिट वेक्टर हो गया। ठीक है, तो मैं OA और OB का क्या निकालूंगा? यूनिट वेक्टर। और अब यूनिट वेक्टर निकालने के बाद अब इनका रिजल्टेंट निकालूंगा, तो इनका जो इन यूनिट वेक्टर का जो रिजल्टेंट आएगा, वो इनका क्या होगा? एंगल बाइसेक्टर होगा। वो इनका क्या होगा? एंगल बाइसेक्टर। OA कैप प्लस OB कैप इज माय एंगल बाइसेक्टर, है ना? बात समझ आ Yes, रही है? sir. yes, sir. ठीक है, तो ये मेरा एंगल बाइसेक्टर, इसको मैं नाम मान लो डी वेक्टर नाम दे देता हूं। तो मुझे बताओ, OA वेक्टर आपको दिया है, OA कैप कितना आ जाएगा? बोलो। OA कैप Upon root 10. अपॉन में रूट 10, और OB कैप कितना है? 2i cap minus j cap. Upon में root 5. अपॉन में रूट 5। वेरी गुड। तो अब इनका एंगल बाइसेक्टर डी वेक्टर आ जाएगा मेरा, OA कैप प्लस OB कैप, है ना? Yes, sir. I कैप Yes, प्लस sir. 3j कैप डिवाइडेड बाय रूट 10 प्लस 2i कैप माइनस j कैप डिवाइडेड बाय रूट 5, है ना? या आप Yes, सिंपलीफाई sir. कर लोगे? Yes, sir. अब मुझे बताओ, Yes, जो sir. मैं जो रिक्वायर्ड था OC वेक्टर, क्या OC वेक्टर अब निकल जाएगा? मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। Yes, sir. मैग्नीट्यूड कितना है? 4 और units. डायरेक्शन कौन सा है? D cap. डी कैप। डायरेक्शन क्या है? डी कैप। अब समझ में आया? कभी भी अगर आया क्वेश्चन तो आप ऐसे कर लोगे। Yes, sir. सेम मैग्नीट्यूड आया तो कोई दिक्कत नहीं है, उनका जो रिजल्टेंट होगा वही आपका एंगल बाइसेक्टर होगा। और अलग अलग मैग्नीट्यूड आया तो क्या करोगे? सेम मैग्नीट्यूड बना दोगे। कैसे सेम मैग्नीट्यूड बनाएंगे? दोनों के अलोंग यूनिट वेक्टर ले लेंगे। दोनों के अलोंग क्या ले लेंगे? यूनिट वेक्टर। क्लियर है? इसकी यूनिट भी, इसका भी लेंथ 1 ले लिया, इसके भी लेंथ 1 ले लिया और यूनिट वेक्टर बना दिया। अब जो इनका रिजल्टेंट होगा वही आपका क्या होगा? एंगल बाइसेक्टर होगा। वही आपका क्या होगा? एंगल बाइसेक्टर होगा। बोलो, आ रहा है समझ में? Yes. Yes, ये sir. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जेई में बहुत बार आया होगा। Yes, तो sir. ये तरीका अपनाओगे तो कभी कोई गलती नहीं होगी। ठीक है, ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो। अब इसमें थोड़ा सा ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट यूज होगा। डायग्राम बना रहा हूं मैं आपके लिए, आप सोचो। आपके पास मान लो कोई O पॉइंट है, एक पॉइंट है A, एक पॉइंट है B। बोला इसमें एक एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया जा रहा है जो अपोजिट्स को C पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इस OC वेक्टर का आपको वेक्टर निकालना, OC वेक्टर निकालना है।
आपको गिवन है, ये मान लो ओ ए वेक्टर इज गिवन एज ए वेक्टर, दिस इज गिवन एज बी वेक्टर, यू नीड टू फाइंड ओसी वेक्टर। और आपको क्वेश्चन में बोला कि ये एंगल बाइसेक्टर है, ये क्या है, एंगल बाइसेक्टर। तो मुझे सबसे पहले ये बताओ, एक प्रॉपर्टी होती थी ट्राइंगल्स के केस में 9th-10th में पढ़ाई जाती थी कि एंगल बाइसेक्टर, अगर मान लो ये ट्राइंगल है, ध्यान सुनना, स्ट्रेट लाइन में भी बताया होगा आई थिंक आपको, एबीसी मान लो ये ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल की तीनों साइड्स लेंथ मान लो मुझे पता है, फॉर एग्जांपल ये ए के अपोजिट ये लेंथ को मैं ए बोल देता हूं, ये लेंथ मेरी बी है और ये लेंथ मेरी सी है, ठीक है। और मुझे ये बताओ, अगर यहां पे मैं एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करता हूं इस ट्राइंगल का, क्या ड्रॉ करा मैंने, एंगल बाइसेक्टर, और ये मान लो अपोजिट साइड को किसी पॉइंट डी पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये जो बीडी और डीसी का रेशियो होता है ये कितना होता है, अगर तीनों साइड्स की लेंथ मुझे पता है, इसी के टर्म्स में आता था, बीडी और डीसी का रेशियो इन साइड की लेंथ के टर्म्स में आता, तो कितना आता था, एनीवन, किसी को याद हो तो? एक थ्योरम होती थी कि एंगल बाइसेक्टर डिवाइड्स द साइड्स इन द रेशियो, बताओ। बोलो याद हो तो ठीक है। अच्छा मुझे बताओ, अगर मान लो ये कॉन्सेप्ट याद नहीं है तो क्या पिछला कॉन्सेप्ट अपना सकते हैं यहाँ पे? बोलो, कोई ना कोई तो तरीका अपनाओगे ना। हेलो, आवाज आ रही है आपको कि उड़ गए सब क्लास से? सर आ रही है। लगाओ ना दिमाग, दिमाग तो लगाना पड़ेगा। देखो वेक्टर पढ़ रहे अपन, इट नॉट, ये चैप्टर आसान नहीं है, ठीक है, इसमें आपको अपना दिमाग तो थोड़ा बहुत यूज करना पड़ेगा, हर चीज में नहीं बता पाऊंगा, मतलब हर चीज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा तो फिर आपका दिमाग कब चलेगा, थोड़ा सा आप सोचो। चलो ठीक है, वो प्रॉपर्टी याद नहीं है। अगर मैं आपको ये बोलूं कि अपन ने जो पिछले 2 क्वेश्चन की है, क्या उस कॉन्सेप्ट से हम इसको सोच सकते हैं क्या? Yes. एक मिनट ना, अच्छा थ्योरम याद है कि नहीं किसी को? बोलो। नो सर। वो भी याद नहीं है? नो सर। अरे यार ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो ये जो को ध्यान से, ये जो सर पॉइंट डी, 1:1 में तो नहीं करेगा बाइसेक्ट? नहीं 1:1 नहीं करता, वो मीडियन होता तो करता है ना, याद आ रहा है? मीडियन होता है, मीडियन समझते हो? मीडियन क्या होता है? Yes. मीडियन तो पता होगा, है ना? आया यस ना? सर। ठीक है। इसमें तो ए बी या सी टर्म्स में आता है कुछ कुछ। हाँ, ए बी या सी के टर्म्स में आता है। देखो ध्यान से, देखो ये जो पॉइंट डी है, इधर देखो लेंथ क्या है, सी। अब देखो ए वाली साइड पे है ना, तो आपको ए को नहीं देखना है, सी और बी को देखना है, ठीक है। किसको देखना है? सी और बी को। तो बी डी अपॉन डी सी जो होगा, ये आपका रेशियो हो जाएगा सी अपॉन बी। ये रेशियो कितना हो जाएगा? सी अपॉन बी। ये सबसे अच्छा तरीका। और ये प्रॉपर्टी भी आप अगली बार से ध्यान रखना, किस केस में? एंगल बाइसेक्टर के केस में, ठीक है। ओ बी अपॉन, मतलब बेसिकली सी बी अपॉन, ये जो आपका जो भी है, ये रेशियो जो भी होगा, ये कितना होगा? दिस, ए अपॉन बी। समझ आ रहा है? जैसे अगर मान लो, अगर ऐसा ऐसा डायग्राम होता, यहां से मैं इसको निकालता, ये मान लो ट्राइंगल है ए बी सी, ये आपका एंगल बाइसेक्टर है, फॉर एग्जांपल इसकी लेंथ है मान लो पी, या फिर चलो 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, और ये पॉइंट है मान लो टी। तो मुझे बताओ ए टी अपॉन टी बी का रेशियो कितना होगा? 4:3। हाँ, ए टी अपॉन टी बी बताओ कितना होगा? इधर का इधर ही देखना है, 3 अपॉन 3/4. कितना होगा? 3/4। क्लियर है? यस सर। अब इसी सेम कॉन्सेप्ट को मैं यहाँ पे यूज करना चाह रहा हूँ, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट इसको याद रख लेना, अपनी कॉपी में लिख लेना। 9th-10th में आता था, और 9th-10th में अगर नहीं भी पढ़ाया हो तो स्ट्रेट लाइन में पढ़ाया जाता है। स्ट्रेट लाइन में जब पढ़ते हो, इन सेंटर, सरकम सेंटर, सेंट्रॉइड है ना, क्लास 11th में, वहां पे ये फॉर्मूला लिखाया जाता है। अब मुझे बताओ, क्या मेरे, अब यहाँ पे सी है, क्या मैं ये रेशियो निकाल सकता हूँ ए सी अपॉन सी बी का?
यस सर। Yes, sir. आपको ओ ए वेक्टर पता है, ओ बी वेक्टर पता है, आप मुझे रेशियो बताओ कितना आ रहा है। अब आप ट्राई करो जल्दी से। मैग्नीट्यूड पता है, मैग्नीट्यूड निकालना आता है कि नहीं आता है? Yes, sir. निकालो कितना आ रहा सर है। आता है। हाँ बताओ कितना आएगा फिर। ओ ए का मैग्नीट्यूड बताओ कितना आ रहा है, और ओ बी का मैग्नीट्यूड। 14. ओ ए का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते, जिसको याद नहीं हो, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ये करोगे तो कितना आ रहा है, रूट 14। और ओ बी का रेशियो Root 14 upon root 56. 56 under root मतलब ओ बी का मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है? 56. रूट 56। अच्छा अच्छा, ये 14 के टेबल में आता है 56। 4 जा यस आया ना, सर। ये 2 रूट 14 ही है, Yes, sir. आया ना। ठीक है, अब मुझे बताओ ये रेशियो कितना होगा, AC अपॉन CB का रेशियो किसके बराबर होगा, OA अपॉन OB के OB अपॉन OA। OA upon OA अपॉन OB के बराबर होगा, है ना। Yes, sir. और OA अपॉन OB मतलब Yes, OA sir. कितना है, रूट 14, और ये कितना है, 2 रूट Upon 14। तो 2 रेशियो कितना आ जाएगा, 1:2. अब 1:2। अब मैं OA वेक्टर पता है, OB वेक्टर पता है, और रेशियो पता है, क्या C वेक्टर आ सकता है? Yes, sir. Yes, sir. फॉर्मूला वही लग जाएगा, R वाला। R वेक्टर का फॉर्मूला क्या था, M इंटू A वेक्टर, सॉरी M इंटू B वेक्टर प्लस N इंटू A वेक्टर अपॉन M प्लस N, है ना। Yes, sir. अब यहाँ पे आप फॉर्मूला Yes, अप्लाई sir. कर दो, M की जगह आ जाएगा 1, B वेक्टर की जगह आपको पूरा B वेक्टर आ जाएगा, N की जगह आ जाएगा 2, और A वेक्टर की जगह A वेक्टर अपॉन M प्लस N मतलब 1 + 2 3। अब आंसर निकाल लोगे खुद से, Yes. ठीक है। तो यहाँ पे देखो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर की थोड़ी प्रॉपर्टी यूज हुई और सेक्शन फॉर्मूला का यूज किया। क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, घर पे ट्राई कर लेना, सॉल्यूशन भी डाल रखा है ना, घर पे ट्राई कर लेना। तो देखो ये सेक्शन फॉर्मूला था, और इसमें मैंने 2-3 क्वेश्चन आपको ट्राई करा दिया। अब बाकी क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दूंगा, तो आप घर पे अटेम्प्ट कर लेना। थोड़ा बहुत समझ में आया सेक्शन फॉर्मूला का एप्लीकेशन, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कोलिनियरिटी एंड कोप्लानरिटी। उसमें भी सबसे पहले हम पढ़ेंगे अच्छे से कोलिनियरिटी के बारे में। अब देखो कोलिनियरिटी में मतलब क्या होता है, ये जनरली आपको पॉइंट से रिलेट करती चीजें, कि अगर मान लो 3 पॉइंट है, तो 3 पॉइंट्स को अगर मुझे कोलिनियर प्रूव करना है, इसका मतलब उन तीनों को क्या प्रूव करना, कि वो एक लाइन में लाई करे, है ना। Yes, बोलो। sir. यस सर। अब वेक्टर के फॉर्मेट में भी अगर मुझे इस चीज को देखना है, सॉरी, वेक्टर के फॉर्मेट में अगर इस चीज को देखना है, तो देखो ध्यान से क्या सीखेंगे इसमें। अगर मान लो मेरे पास 3 पॉइंट है, पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी, इनके पोजीशन वेक्टर मुझे गिवन है, मान लो ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर। अगर ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन में लाई करवाने हैं, तो इसके लिए मैं क्या कंडीशन अपना रहा हूं, ध्यान से देखना। इफ मतलब ए बी सी को कोलिनियर प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, कोलिनियर। तो ध्यान से देखना, अगर मैं ये बोल दूं कि ए बी वेक्टर, और देखो इन तीन पॉइंट से 2 वेक्टर कोई भी ले लो, मान लो एक ए बी ले लो और ए सी ले लो। अगर मैंने ये प्रूव कर दिया कि ए बी और ए सी पैरेलल है या कोलिनियर है, अगर मैंने ये प्रूव कर दिया बच्चों कि ए बी वेक्टर और ए सी वेक्टर पैरेलल है, तो क्या मैं ये बोल दूं कि इसका मतलब तीनों पॉइंट्स कोलिनियर होंगे, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. ए बी सी, अगर वो ए बी और ए सी कोलिनियर है, तो ऑफकोर्स उन तीनों को एक ही लाइन में लाई करना पड़ेगा, है ना। Yes, sir. यस सर। देन पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर। देखो ये सबसे अच्छा और सबसे बेस्ट तरीका होता है प्रूव करने का, ठीक है, ध्यान रखना। क्या कि अगर आपको 3 पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूव करना है, तो उन 3 पॉइंट की मदद से जो 2 वेक्टर बन रहे हैं उनको क्या प्रूव कर दो, पैरेलल। क्या प्रूव कर दो, पैरेलल। अगर आपने पैरेलल प्रूव कर दिया, तो मतलब वो 3 पॉइंट्स कैसे हो जाएंगे, कोलिनियर हो जाएंगे। वो 3 पॉइंट्स कैसे हो जाएंगे, कोलिनियर। क्या बात समझ में आती है? यस सर। अगर इफ पॉइंट ए बी सी आर कोलिनियर, देन ए बी वेक्टर इक्वल इज पैरेलल टू ए सी वेक्टर। अब ए बी 2 वेक्टर को पैरेलल कैसे प्रूव करें, 2 वेक्टर पैरेलल या रेशियो कोलिनियर? इक्वल होता है। हाँ नहीं, और लास्ट क्लास में एक चीज सिखाई थी कि अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर कोलिनियर है, तो उनमें आपस में क्या रिलेशन होता था। अगर 2 वेक्टर कोलिनियर है, तो उनमें आपस में क्या रिलेशन होता था, Multiples होते थे। हाँ एक दूसरे का स्केलर मल्टीपल होता था, कि ए बी इक्वल टू लेमडा ए सी, है ना। Yes, Yes, sir. लास्ट क्लास में बताया था, याद करो। इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर कोलिनियर, तो एक वेक्टर को मैं दूसरे का स्केलर मल्टीपल लिख सकता हूँ, है ना।
Yes, sir. ठीक है, तो सेम काम यहाँ पे करा है कि मैंने क्या बोला है कि अगर 3 पॉइंट है, इन 3 पॉइंट को आपको कोलिनियर प्रूव करना, तो इन 3 पॉइंट की मदद से जो 2 वेक्टर है उनको अगर मैंने पैरेलल प्रूव कर दिया तो तीनों पॉइंट कैसे हो जाएंगे, कोलिनियर। और पैरेलल प्रूव करने का तरीका क्या है कि ए बी इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स ए सी, ए बी इक्वल टू लेमडा टाइम्स ए सी, मतलब एक वेक्टर दूसरे का स्केलर मल्टीपल हो जाए। हाँ है ना, क्लियर है सबको? Yes, sir. ठीक है। अच्छा, एक तरीका और होता था, वेक्टर प्रोडक्ट से भी दो वेक्टर को कोलिनियर प्रूव कर सकते थे। ठीक है, मान लो 2 वेक्टर है, ये पैरेलल है, ए वेक्टर और बी वेक्टर को अगर मुझे प्रूव करना है पैरेलल, तो 2 तरीके होते थे। एक तो ये कि एक वेक्टर दूसरे का स्केलर मल्टीपल हो, और एक तरीका और होता था, आपको क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा बहुत पता है क्या फिजिक्स में? Yes, sir. Yes. Yes. थोड़ा सा अगर उसका बारे में पता तो मैं हल्का सा हिंट यहाँ पे दे देता हूँ। ए क्रॉस बी का फॉर्मूला क्या था? A B sin AB sin theta. theta ए बी and साइन थीटा, वेरी गुड, ए बी साइन थीटा इंटू एन AB कैप, sin एन कैप मतलब उनका परपेंडिकुलर डायरेक्शन, है ना? yes, Yes, sir. तो अगर यहाँ पे मान लो मैं बोलूं अगर ए क्रॉस बी 0 आ रहा है, तो 0 कब पॉसिबल है? या तो ए 0 या तो बी 0 या तो साइन थीटा 0। अगर मान लो ए और बी नॉन जीरो है, ए और बी अगर मान लो नॉन जीरो फिर भी आंसर 0, इसका मतलब साइन थीटा को 0 होना पड़ेगा। Yes, Yes, sir. sir. Yes. आ रहा है समझ में? अगर मान लो ए क्रॉस बी, 2 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 आ रहा है, 2 नॉन जीरो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 आ रहा है, वो तब पॉसिबल है जब साइन थीटा 0, और साइन थीटा 0 तब थीटा कितना होना चाहिए? 0 Zero. by 180. 0 या फिर 180 डिग्री। 0 या 180 मतलब दोनों वेक्टर कैसे हो जाएंगे? पैरेलल। Parallel हो जाएंगे. तो बेसिकली 2 तरीके होते हैं, 2 वेक्टर को पैरेलल प्रूव करने के 2 तरीके, क्या कि उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो जाए, उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाए, 0 वेक्टर हो जाए, और या फिर एक वेक्टर को मैं दूसरे का स्केलर मल्टीपल लिख सकूं। है ना? yes, sir. Yes. तो ये बस sir. यही कॉन्सेप्ट है, देखो सब आसान है, ज्यादा टफ नहीं है, इसको बस दिमाग में याद रखना रिजल्ट कि 3 पॉइंट्स को अगर आपको कोलिनियर प्रूव करना तो 3 पॉइंट की मदद से जो 2 वेक्टर बनते हैं उनको आप क्या प्रूव कर दो, पैरेलल। और पैरेलल प्रूव करना मतलब एक वेक्टर को दूसरे का स्केलर मल्टीपल लिखना। क्लियर Yes, और sir. नॉट? Yes. Yes, sir. वेरी गुड, चलो आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से जैसे 3 पॉइंट का आपको यहाँ पे मैंने बता दिया, ठीक है, अब इस पे क्वेश्चन ट्राई करते हैं। पढ़ो ध्यान से। इफ ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर बी 3 वेक्टर ऑफ विच एवरी पेयर इज नॉन कोलिनियर, मतलब आपस में कोई भी कोलिनियर नहीं है। एंड तीसरी चीज, इफ ए प्लस बी एंड बी प्लस सी वेक्टर आर कोलिनियर विथ सी एंड ए वेक्टर, यू नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। क्या दिमाग लगाना है? ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए सबसे पहले मैं आपको एक थ्योरम समझा रहा हूं, ध्यान से देखना। एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, उसको फिर इसमें अप्लाई करेंगे, ध्यान से देखना। अच्छा, सब लोग सुनना, एक समझ में आता आ रहा है ना आपको? ऊपर से तो नहीं जा रहा, हैवी तो नहीं हो रहा है? Sir, आ रहा है समझ. आ रहा है ना? ठीक है, अब थोड़ी सी और इंपॉर्टेंट एक थ्योरम हम पढ़ने वाले हैं, ध्यान से समझना। मैं बोल रहा हूं इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर कोलिनियर, क्या बोला मैंने बच्चों? बोलो, कोलिनियर या फिर पैरेलल, है ना? Yes, Yes, sir. sir. तो बताओ इनमें आपस में क्या रिलेशन होगा? बोलो क्या रिलेशन होगा? We A zero. vector equal to lambda b vector. वेरी गुड, ए वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर, है ना? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, यहाँ पे लैम्डा क्या होता था? Scalar. एक स्केलर, Scalar multiple. एक स्केलर, स्केलर मतलब कोई भी रियल नंबर, है ना? Yes, sir. Yes, sir. कोई भी कांस्टेंट रियल Yes, नंबर, sir. कांस्टेंट एक तरह का कांस्टेंट, ठीक है। अच्छा, अगर मान लो इसमें यहाँ पे मैं कांस्टेंट ही है, तो यहाँ पे अगर मान लो मैं कांस्टेंट लिख दूं, इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ। मान लो यहाँ पे मैं लिख दिया m by n या फिर x by y, कांस्टेंट ही है ना, तो कांस्टेंट को तो अपन कुछ भी लिख सकते हैं, रेशियो के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। Yes, तो मान sir. लो इसको मैंने इस तरह से लिख दिया x upon y के टर्म्स में टाइम्स b वेक्टर। क्लियर है? ठीक है। Yes, sir. अब y को अगर मान लो उधर भेज दिया तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, y into a वेक्टर इक्वल टू x टाइम्स b वेक्टर। ठीक है यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. यहां से मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर ए और बी कोलिनियर, अब देखो ए और बी अगर कोलिनियर है तो उसमें किस तरह के रिलेशन हो सकते हैं? एक ए इक्वल टू लेमडा बी, या तो इस तरह से हो सकता है, y टाइम्स ए वेक्टर प्लस x टाइम्स बी वेक्टर, इस तरह से रिलेशन। मतलब बेसिकली क्या हो सकता है? a इक्वल टू लेमडा टाइम्स बी वेक्टर, ये एक रिलेशन ये हो सकता है। अगर ए और बी कोलिनियर है तो उसमें किन किन तरह के रिलेशन हो सकते हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ए और बी अगर कोलिनियर है तो उसमें क्या क्या हो सकता है? ए वेक्टर इक्वल टू लेमडा टाइम्स या तो बी वेक्टर हो जाए, पहला रिलेशन। दूसरा रिलेशन यहाँ पे मैं क्या बता रहा हूँ, एक्स ए वेक्टर इक्वल टू वाई बी वेक्टर, इस तरह से रिलेशन हो जाए। ठीक है, और एक तीसरा रिलेशन भी और भी हो सकता है, ध्यान से समझना। अगर मान लो मैं यहाँ पे माइनस भी तो लिख सकता हूँ, उससे कुछ फर्क पड़ेगा क्या? No, sir. Sir. माइनस लिखो, ए लिखो, बी लिखो, सी लिखो, कांस्टेंट ही है ना ये सारे, है ना? Yes, sir. Yes, अगर मान लो sir. इसको मैं ऐसा लिखता है, ए वेक्टर इक्वल टू माइनस ऑफ वाई अपॉन एक्स टाइम्स बी वेक्टर, लिख सकते हैं?
Yes, sir. यहाँ से देखो रिलेशन क्या आता है, एक्स ए, ये माइनस उधर जाके प्लस हो जाता, प्लस वाई बी इक्वल टू 0, 0. इक्वल टू 0। तो ये भी एक रिलेशन है। तो एक थ्योरम ये भी होती है, ठीक है। तो देखो आपको एक थ्योरम बुक में मिलेगी कि इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर कोलिनियर देन दे कैन बी रिटन एज एक्स ए प्लस वाई बी इक्वल टू 0। मतलब उसको अपन लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन, एक्स ए प्लस वाई बी इक्वल टू 0 वेक्टर। क्या बोला गया है, एक थ्योरम आपको बुक में मिलेगी, इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर कोलिनियर और पैरेलल, तो या तो एक रिजल्ट ए वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर, या फिर एक्स ए प्लस वाई बी इक्वल टू 0। दोनों ही सेम ही है, इसमें कोई अंतर है क्या दोनों में, बोलो। No, sir. क्लियर है ना No. सबको, Yes, sir. ठीक है। अब इससे जो थ्योरम बनी, जो जिसका मुझे रिजल्ट यूज करना है वो इंपॉर्टेंट है, जो मेरे काम की एक्चुअली, अब मैं वो समझाने जा रहा हूं। मैं ये बोल रहा हूं, ध्यान सुनना, थ्योरम ये बोलती है कि इफ ए एंड बी आर टू, ध्यान सुनना, आर टू नॉन जीरो नॉन कोलिनियर वेक्टर, if a vector and b vector are two non-zero and non-collinear vector and उनमें आपस में एक रिलेशन ये है कि उसमें एक्स ए प्लस वाई बी फिर भी 0 आ रहा है। एक्स ए प्लस वाई बी का ये रिलेशन है, ये कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। देन यहां से एक रिजल्ट किया आएगा। अच्छा मुझे ये बताओ, ध्यान से समझना, मैंने क्या बोला, ए और बी कैसे वेक्टर है, नॉन जीरो है, मतलब 0 नहीं है, और कैसे नॉन कोलिनियर है। अगर देखो कोलिनियर होते तो रिलेशन आता है, ये तो मुझे समझ में आता है, अगर वेक्टर कोलिनियर है तो एक्स ए प्लस वाई भी 0 आएगा, हाँ है ना। Yes, sir. लेकिन अगर नॉन Yes, जीरो sir. नॉन कोलिनियर फिर भी अगर 0 आ रहा है, तो इसका मतलब एक ही है कि जो आपके जो कोफिशिएंट होंगे वो क्या रहे होंगे, 0 हो रहे होंगे, तभी ये 0 पॉसिबल है, अदरवाइज ये 0 पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अगर कोलिनियर होते तो ही ये रिलेशन बनता, ध्यान समझना, अगर वेक्टर कोलिनियर है तो ही एक्स ए प्लस वाई भी 0 आएगा। लेकिन अगर वेक्टर नॉन कोलिनियर है तभी एक्स ए प्लस वाई भी कभी भी 0 नहीं आ सकता। लेकिन अगर फिर भी 0 आ रहा है, इसका मतलब यही है कि जो कोफिशिएंट होंगे ये क्या हो रहे होंगे, आपके 0 हो रहे होंगे, ये कोफिशिएंट क्या हो रहे होंगे, 0 हो रहे हैं। क्या ये बात समझ में आती है, Yes, sir. Yes, sir. सबको क्लियर है। ये बहुत अच्छी थ्योरम है, ये मतलब अपने आप में अच्छी, लेकिन इसका फील समझ में नहीं आता। जनरली बुक में रिजल्ट देते हैं या फिर क्लास में बता दिया जाता है कि इसको याद कर लो, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है, ये लॉजिक समझ में आ रहा है, Sir. Yes, sir. Yes. ठीक है। क्योंकि अगर मेरे वेक्टर कोलिनियर है तो एक्स ए प्लस वाई भी 0 आएगा, ये मुझे समझ में आता है, ये बाय डिफॉल्ट है। अगर वेक्टर कोलिनियर है तो एक्स ए प्लस वाई भी 0 आना चाहिए। लेकिन अगर वेक्टर नॉन कोलिनियर है फिर भी अगर एक्स ए प्लस वाई भी 0 आ रहा, तो ये तभी पॉसिबल है जब मेरे जो कोफिशिएंट है एक्स और वाई, ये क्या होना चाहिए, 0 होने चाहिए, आया ना। Yes, sir. Yes, sir. तब इसका एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे मैं लिखा देता हूँ। अगर मान लो मैंने बोला है कि ए एंड बी आर टू नॉन जीरो एंड नॉन कोलिनियर वेक्टर सच दैट एक्स माइनस 2 टाइम्स ए वेक्टर प्लस वाई माइनस 4 टाइम्स बी वेक्टर इक्वल टू 0, तो यहाँ से एक्स और वाई कितना आएगा, 2 No, और 4. comma, no. एक्स 2 आ जाएगा, वाई कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, हाँ है ना। Yes, ये sir. Yes, अब जब ये वेक्टर नॉन जीरो नॉन कोलिनियर, ये आपकी थ्योरम है, इसको घर पे अच्छे से लिख लेना, समझ लेना। नाउ नेक्स्ट, अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखो ध्यान से, इस क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो वापस से। पहली लाइन लिखी, ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर 3 वेक्टर सच दैट एवरी पेयर इज नॉन कोलिनियर। एवरी पेयर इज नॉन कोलिनियर मतलब ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर आपस में, इसमें से दो पेयर क्या है, नॉन कोलिनियर। इसका मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर जो है वो आपस में कैसे, बोलो, Non-collinear. नॉन कोलिनियर। अच्छा यहाँ पे एक चीज लिख दो, B3 नॉन जीरो वेक्टर, ये भी कंडीशन क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। आपस में क्या है, नॉन कोलिनियर, मतलब दो, कोई भी दो पेयर आपस में नॉन, ए वेक्टर या बी वेक्टर बोल दो, ए वेक्टर या सी वेक्टर भी, और या फिर सी वेक्टर या बी वेक्टर, आपस में कोई भी दो पेयर कैसे हैं, बोलो, नॉन कोलिनियर। क्लियर है, पहली लाइन का मतलब समझ में आया, Yes, sir. ठीक है। अब सेकंड लाइन क्या बोल रहा है, ए प्लस बी वेक्टर एंड बी प्लस सी वेक्टर इज कोलिनियर विद सी, मतलब ए प्लस बी किसके साथ कोलिनियर है, C के साथ. B plus C के साथ. नहीं नहीं नहीं, वापस पढ़ो, ए प्लस बी B किसके plus साथ, C. ए प्लस बी किसके साथ कोलिनियर है, पढ़ो क्वेश्चन ढंग से, रेस्पेक्टफुली। C के साथ. C के साथ. B plus C. पूरा पढ़ो ना, इफ ए प्लस बी एंड दिस आर कोलिनियर विद सी एंड ए, मतलब ये वाला ब्लू के साथ है, ऑरेंज वाला ऑरेंज के साथ है, तो ए प्लस बी किसके साथ कोलिनियर है, सी वेक्टर के साथ, हाँ है ना। Yes, sir. ठीक है, अगर ये दोनों वेक्टर कोलिनियर, इनमें आपस में क्या रिलेशन होगा, बोलो, अगर दो वेक्टर कोलिनियर है तो इनमें आपस में क्या रिलेशन लिखूं मैं, A plus B. A plus B equal to lambda times C. वेरी गुड, ए प्लस बी वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स सी वेक्टर, हाँ है ना, बोलो। Yes, Yes, sir. अब सेकंड कंडीशन अप्लाई करते हैं कि बी प्लस सी किसके साथ कोलिनियर है, A के A साथ. A के साथ. A टाइम लैम्डा. हाँ, तो यहाँ पे रिलेशन क्या आ जाएगा, बी वेक्टर प्लस, बोलो यहीं पे लिख देता हूँ,
B vector plus C vector is B वेक्टर प्लस C वेक्टर इक्वल टू, अब यहाँ पे लैम्डा यूज कर लेते, कुछ और को यूज कर लेते, जरूरी थोड़ी लैम्डा है, म्यू म्यू टाइम्स A वेक्टर। आ रहा है समझ में? Yes sir. क्लियर है यहाँ तक? बोलो। यस सर हाँ, अब देखो यहाँ पे मेरे पास दो इक्वेशन आ गई है। पहली इक्वेशन क्या है कि A प्लस बी इक्वल टू लैम्डा टाइम्स C वेक्टर, सेकंड इक्वेशन B प्लस C इक्वल टू म्यू टाइम्स A वेक्टर। अब क्या करो इन दोनों इक्वेशन, अब क्या करें? A प्लस बी प्लस C लाना था मुझे, बोलो। दोनों इक्वेशन है। दोनों को ऐड करने से तो फायदा नहीं होगा, माइनस हाँ माइनस करेंगे, क्यों? क्योंकि मुझे दो दो में रिलेशन पता है, तो माइनस करने पे बी एलिमिनेट हो जाएगा, हाँ है ना? यस सर माइनस करने पे बी क्या हो जाएगा? एलिमिनेट। तो आप सब्सट्रैक्ट करोगे, देखो क्या बनेगा, ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर सी वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स सी वेक्टर माइनस म्यू टाइम्स ए वेक्टर, हाँ है ना? यस सर अब मैं देखो ए को ए के साथ कलेक्ट करो, सी को सी के साथ कलेक्ट करो, तो ए वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स ए वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, बोलो। यस सर यहाँ से अगर ए वेक्टर कॉमन आ जाए क्या बचेगा? 1 प्लस म्यू 1 प्लस म्यू। यहाँ से सी वेक्टर अगर कॉमन आ जाए तो क्या बचेगा? लैम्डा प्लस 1 लैम्डा प्लस 1। बहुत बढ़िया। अब मुझे दिमाग लगाओ, अब क्या तरीका? अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, ए बी बी सी या ए सी कैसे हैं? नॉन कोलिनियर। तो यहाँ से अब क्या रिजल्ट यूज करूंगा, जो पिछला भी सिखाया था मैंने, कि ए और सी कैसे हैं? अब देखो यहाँ पे आता है कि ए एंड सी आर नॉन जीरो एंड नॉन कोलिनियर वेक्टर। ए एंड सी आर नॉन जीरो एंड नॉन कोलिनियर वेक्टर। तो यहाँ से क्या रिलेशन आएगा, बोलो। सर म्यू लैम्बडा की वैल्यू माइनस आ जाएगी। हाँ, ये जो कांस्टेंट है ये क्या होना पड़ेगा? इनके कोएफिशिएंट को जीरो होना पड़ेगा, अभी सिखाया था ना, है ना? ये समझ में क्या आ रहा है? अभी तो बोला था मैंने, देखो ये जो भी कोएफिशिएंट आए, चाहे एक्स से हो वाई भी हो, जो भी ए और बी के साथ जो कोएफिशिएंट होंगे उनको क्या होना पड़ेगा? जीरो होना पड़ेगा। Yes मैं बोल रहा हूँ ए और बी वेक्टर, आप इसको उधर भेज दो भली, अगर ये इधर चला जाएगा, है ना, तो इनको क्या होना पड़ेगा? जीरो होना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? अगर ये दोनों वेक्टर, देखो एक वेक्टर दूसरे का लैम्डा टाइम्स आ रहा है, लेकिन ये आपस में कैसे नॉन कोलिनियर वेक्टर है, लेकिन अगर फिर भी इक्वल है, तो ये कब इक्वल पॉसिबल है? जब इनके कोएफिशिएंट क्या हो? जीरो जीरो। जीरो। हाँ है ना? यस सर यहाँ से म्यू कितना आ जाएगा? -1, और लैम्डा भी कितना आ जाएगा? -1। क्लियर है? यस सर अब किसी भी एक इक्वेशन में वैल्यू पुटअप कर दो। मान लो इक्वेशन नंबर 1 में पुटअप कर देते हैं, पुट लैम्डा इक्वल टू -1 इन इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ से देखो क्या आ जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू -1 इंटू सी वेक्टर, है ना? तो यहाँ से कितना आ जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी कितना आ जाएगा, बोलो। 0 आया समझ में? yes यस सर कैसे किया? क्लियर हो रहा है? yes sir. यस सर। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन थोड़ा टफ था, लेकिन इस क्वेश्चन में अपन ने दो कॉन्सेप्ट सीखा, है ना? एक बार ध्यान से देख लो दोनों कॉन्सेप्ट, और अगर फिर भी डाउट आता है तो पूछो। बोलो, आ रहा है समझ में? yes sir. यस सर। ठीक है, सो 2 मिनट पीछे करना हाँ ये डन। चलो, ये थोड़ा हेवी क्वेश्चन था, लेकिन अगर ये कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना, आगे याद रखना आगे के लिए। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। केवल आप ट्राई करो, सब लोग सेम तरीका अपनाना है।
हाँ आंसर आया, बोलो। हेलो, Sir, तो Yes, बस sir. sorry, first option. हाँ ये ऑप्शन आ रहा है, सेम Yes, कॉन्सेप्ट sir. अगेन आया ना। Yes. a प्लस 3b जो है वो कोलिनियर है c के साथ, तो a प्लस 3b को क्या लिखोगे, लैम्डा टाइम्स c, आया ना। Yes. sir. और दूसरा बोला गया b प्लस 2c इज कोलिनियर विथ a, तो b प्लस 2c क्या हो जाएगा, म्यू टाइम्स a, Times आया ना। अब यहाँ पे आपको अगेन वो किसी दो में रिलेशन डेवलप करना है, तो किसी एक को एलिमिनेट करना पड़ेगा, बोलो। sir. यस सर। तो b को एलिमिनेट करने के लिए क्या करें, नीचे वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर दे। Yes, यस sir. सर। इस पूरी को 3 से मल्टीप्लाई करके अगर आप सब्सट्रैक्ट कर दोगे तो आपका b एलिमिनेट हो जाएगा, यस सर। है ना। तो इक्वेशन क्या बनेगी, देखो ध्यान से, a माइनस 6c इक्वल टू लैम्डा टाइम्स c वेक्टर माइनस 3 म्यू a वेक्टर, हाँ है ना। ये आ यस रहा है सर। क्या? Yes, sir. a वेक्टर के साथ क्या क्या आ जाएगा, 1 प्लस 3 म्यू इंटू a वेक्टर इक्वल टू लैम्डा प्लस 6 इंटू c वेक्टर, बोलो। Yes, sir. अब क्वेश्चन में अगेन यही चीज बोली कि a और b जो आपस में पेयर वाइज क्या है, नॉन कोलिनियर है। यहाँ पे अगेन a एंड b कैसे हैं, नॉन कोलिनियर, है ना। Yes. तो इसका एक ही Yes, मतलब है, इन दोनों कांस्टेंट को क्या होना पड़ेगा, Zero. जीरो। Zero के equal. इनको क्या होना पड़ेगा, जीरो। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -6, और म्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1/3, है ना, बोलो। Yes, sir. अब इसी एक इक्वेशन में Yes, रख देना, मान लो म्यू की वैल्यू में रख देता हूँ इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 में रखोगे तो क्या आ जाएगा, a प्लस 3b वेक्टर इक्वल टू माइनस टाइम्स 6c वेक्टर, तो a प्लस 3b प्लस 6c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, Zero. आ गया समझ में। Yes, sir. बहुत बढ़िया। चलो, तो देखो ऐसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आएंगे आपको, तो ध्यान रखना है। आ रहा है ना समझ में। Yes, sir. Yes, sir. आपका टेस्ट भी रख दिया क्या 7-15 पे, Yes, sir. यस सर। तो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि अगला जो कॉन्सेप्ट है उसको पढ़ाने में मुझे कम से कम 20 मिनट चाहिए। तो अगर मैंने स्टार्ट कर दिया तो वो लेंदी जाएगा, ठीक है। तो अपन नेक्स्ट क्लास में आगे। अच्छा, आपकी स्कूल्स की छुट्टी पड़ गई है क्या, Yes, sir. यस सर। Yes, sir. ठीक है। तो अगर मॉर्निंग में भी क्लास में कोई दिक्कत नहीं है ना किसी को, नो सर, No, sir. नो सर। फिर आप टाइमिंग बता देगा। हाँ बस टाइमिंग जब भी अगर मैं लगाऊंगा तो मैं आपको टाइमिंग ग्रुप्स में भेज दूंगा, है ना। ओके सर। थोड़ा अर्ली बता देना ना टाइम। हाँ अर्ली बता दूंगा, अगर मान लो मॉर्निंग में लिया तो आफ्टरनून में ले लूंगा, है ना, चलेगा। Yes, Yes, sir. यस सर। एक मिनट, हेलो, आवाज नहीं आ रही, वापस बोलना बच्चों। आफ्टरनून में लूंगा, चलेगा क्या। यस यस सर। सर। Yes, सर आप sir. Yes, sir. एक हाफ पहले ही बता देना। हाँ मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। हाँ जी सर। चलो ओके, Thank you, sir. आज के लिए इतना ही Yes, sir. रखते हैं। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। Bye, Good sir. night, sir. Thank you, sir. आज का लेक्चर समझ में आया था आपको, मतलब आया Yes, sir.